ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राहुल नाम का एक गरीब किसान रहता था। राहुल के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी पूजा और एक बेटा सोनू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। राहुल के पास गांव में अपनी एक जमीन थी जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था, परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के पूजा से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। राहुल तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी पूजा को आवाज लगाता है। पूजा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राहुल की आवाज सुनकर पूजा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ पूजा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? पूजा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने हैं और सोनू के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के ठाकुर काका से मिल लीजिए। वो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ पूजा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है पूजा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह राहुल जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? राहुल की आवाज सुनकर ठाकुर काका बाहर आता है। अरे आओ राहुल बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थे। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? राहुल फटाफट से ठाकुर काका को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। काका, मेरे पास एक ही ज़मीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। राहुल ठाकुर काका को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ पूजा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह राहुल ठाकुर काका के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए पूजा को बोलकर जाता हूँ। पूजा, जरा यहाँ आना तो। राहुल को बुलाता सुन पूजा वहां आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ पूजा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और सोनू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, राहुल अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव की बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। राहुल अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है।
राहुल को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही राहुल चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ राहुल सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और पूजा राहुल का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख सोनू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने ठाकुर काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। सोनू की बात सुनकर पूजा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब पूजा देखती है कि राहुल अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वो सीधा ठाकुर काका से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। पूजा ठाकुर काका के घर पहुंचकर उनसे राहुल के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते ठाकुर काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, राहुल कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? राहुल कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि राहुल कहाँ है। ठाकुर काका तुरंत अपने घर में काम करने वाले रामू को राहुल को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद रामू ठाकुर काका के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? राहुल का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत ठाकुर काका को ये बात बतानी पड़ेगी। रामू वहां से भागते भागते ठाकुर काका के घर के लिए निकल जाता है। रामू जैसे ही ठाकुर काका के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही ठाकुर काका उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ रामू, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए? और क्या तुम्हें राहुल मिला? रामू ठाकुर काका को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। रामू जब ठाकुर काका को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी पूजा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। रामू, तुम सबसे पहले वैद्य हरिदास को लेकर वहां पहुंचो, मैं पूजा बेटी को लेकर वहां आता हूँ। रामू को वैद्य हरिदास के पास भेजने के बाद ठाकुर काका पूजा को समझाने लगते हैं। पूजा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से राहुल ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, ठाकुर काका पूजा को लेकर राहुल को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और रामू वैद्य हरिदास को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। ठाकुर काका और पूजा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा राहुल बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वैद्य हरिदास के आते ही पूजा वहां से हट जाती है और वैद्य हरिदास राहुल की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य हरिदास, अब कैसी है राहुल की हालत? देखिए ठाकुर काका, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर राहुल की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर राहुल के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य हरिदास? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य हरिदास, तो अब हम क्या करें? देखिए ठाकुर काका, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य हरिदास राहुल की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ गांव वाले राहुल को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लेटा देते हैं। देखो पूजा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम राहुल की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और सोनू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूँगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। ठाकुर काका फिर वहां से पूजा को दिलासा देकर चले जाते हैं। ठाकुर काका के जाने के बाद वहां सोनू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर पूजा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है।
जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य हरिदास ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। सोनू की ऐसी बातें सुन पूजा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बना कर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर पूजा सोनू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब राहुल का ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह पूजा सीधे ठाकुर काका से मिलने पहुँच जाती है। नमस्ते ठाकुर काका। काका, राहुल की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो ज़मीन आपने राहुल को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और सोनू की पढ़ाई करा सकूँ। ठाकुर काका ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाज़त दे दीजिए, मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। ठाकुर काका पूजा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर पूजा उनकी बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में पूजा की बातें सुनने के बाद ठाकुर काका सोचने लगते हैं। मुझे लगता है पूजा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो राहुल का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं पूजा को मेरे गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सकें और अपने घर का ध्यान भी रख सकें। ठीक है पूजा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका बूढ़े। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और राहुल का दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नज़दीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं सोनू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। राहुल का सपना था कि सोनू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। सोनू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठाकुर काका पूजा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। पूजा ने ठाकुर काका के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे पूजा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वो सोनू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। पूजा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच राहुल की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य हरिदास की दवाओं और पूजा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक राहुल को होश आ गया। राहुल, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। पूजा, मैंने तुम्हें और सोनू को बहुत परेशान किया। नहीं राहुल,
तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली, और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। राहुल धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने पूजा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। सोनू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। पूजा का त्याग और राहुल का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है।